सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कई अहम खबरों पर नजर डालेंगे। तालिबान से शुरुआत करते हैं। तालिबान ने एक बार फिर अफगानिस्तान में हिंसा को बढ़ावा दिया है। काबुल में पाकिस्तान विरोधी रैली के दौरान जमकर भीड़ इकट्ठा हुई थी और इसको तितर बितर करने के लिए तालिबानी लड़ाकों ने फायरिंग की। दरअसल काबुल के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। तालिबान के लड़ाकों ने काबुल में राष्ट्रपति पैलेस के पास फायरिंग की, जहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मार्च कर रहे थे और ये सब लोग उस होटल के बाहर इकट्ठा थे जहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख पिछले एक हफ्ते से रुके हुए हैं। और इस दौरान कई पत्रकारों और कैमरामैन को भी तालिबानी लड़ाकों ने गिरफ्तार किया और वो इन प्रदर्शनों को कवर करने के लिए गए थे। बीते 2 से 3 दिनों में अफगानिस्तान में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन बढ़े हैं और पंजशीर पर पाकिस्तानी हमले के विरोध में ये प्रदर्शन और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में तालिबान की सरकार आने के बाद जिस बात का अंदेशा था वो ही होने लगा है। अब तालिबान के आने के बाद हिंसा बढ़ी है और पाकिस्तान और तालिबान के गठजोड़ का खुलासा हुआ है। चलिए अब रुख करेंगे कश्मीर का। दरअसल कश्मीर में अब कश्मीरी पंडितों को दोबारा से बसाने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। दरअसल एक वेबसाइट लॉन्च की गई है और इस वेबसाइट लॉन्च करने के पीछे का मकसद है विस्थापित कश्मीरी पंडितों को उनकी ज़मीन वापस दिलाना। दरअसल वेबसाइट के ज़रिए विस्थापित कश्मीरी पंडित अपनी जो संपत्ति है उसका ब्यौरा, उसकी शिकायत इस पर दर्ज कराएंगे। आवेदन करने के बाद उनको एक यूनिक आईडी नंबर मिल जाएगा और 15 दिन के अंदर उन्हें अपनी ज़मीन का आइडेंटिफिकेशन करवाना होगा। जब पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तब उसका मालिकाना हक उन्हें मिल सकता है। दरअसल 60,000 कश्मीरी पंडितों के परिवार घाटी से चले गए थे और वो एक प्रवासी की स्थिति में देश के अलग अलग हिस्सों में हैं और वहाँ वो रह रहे हैं। ऐसे में जब 370 हटा उसके बाद से ही आवाज़ ये उठने लगी कि दरअसल कश्मीरी पंडितों को दोबारा से बसाने की प्रक्रिया को तेज़ किया जाए और उसी प्रक्रिया के तहत अब एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को वहाँ रिहेबिलिटेट करने के लिए कोशिश की जा रही है। दरअसल 2 जून 1997 को जम्मू और कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति संरक्षण और संकट बिक्री पर संयम अधिनियम 1997 नाम का एक अधिनियमित किया गया था और इस अधिनियम के तहत जो विस्थापित कश्मीरी हैं उनकी सुरक्षा, उनकी संपत्ति की सुरक्षा इसके तहत सुनिश्चित की गई है। अब नई वेबसाइट आने के बाद उम्मीद ये है कि कश्मीरी पंडितों को उनकी ज़मीन का मालिकाना हक जल्द से जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए बात बिहार की राजनीति की। दरअसल बात करेंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के परिवार की। लालू यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव ने अब एक नया संगठन खड़ा कर दिया है, छात्र जनशक्ति संगठन, जिसको उन्होंने एक सामाजिक संगठन के तौर पर खड़ा किया है। लेकिन जो सियासी गलियारों में आवाज़ है वो ये कि जगन्नाथ जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके विरोध में ये संगठन खड़ा कर दिया गया है। दरअसल आर पार की लड़ाई इस वक्त जगन्नाथ सिंह और तेज प्रताप यादव के बीच है। जगन्नाथ सिंह ने कुछ दिन पहले छात्र इकाई के प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया था और तेज प्रताप के बेहद करीबी को इस पद से हटाने के बाद एक नई नियुक्ति की थी, जिसका विरोध तेज प्रताप ने किया था। हालांकि आरजेडी की छात्र विंग के संरक्षक है तेज प्रताप, लेकिन उनकी इस नियुक्ति पर कोई नहीं चली और न उनकी बात सुनी गई। इसी से नाराज़ होकर उन्होंने एक नया संगठन शुरू किया है, छात्र जनशक्ति परिषद इसे नाम दिया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य बताया गया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के मुद्दे पर यह संगठन काम करेगा। तेज प्रताप तो कहते हैं कि आरजेडी को मजबूत करने का काम इस संगठन के जरिए होगा, लेकिन जो तमाम इशारे मिल रहे हैं वो यही हैं कि तेज प्रताप पार्टी में अपनी घटती हैसियत से परेशान हैं और इसको लेकर उन्होंने एक नया संगठन खड़ा किया है ताकि पार्टी में एक साफ संदेश जा सके। चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। दरअसल देश के इतिहास में ये पहला मौका होगा कि जब एक मुख्यमंत्री अपने पिता को ही गिरफ्तार करवा दे। जी हाँ, मुख्यमंत्री बेटे ने अपने पिता की गिरफ्तारी सुनिश्चित करवाई। दरअसल छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें रायपुर की एक अदालत में पेश किया गया। नंद कुमार के वकील गजेंद्र सोनकर ने कहा कि कोर्ट ने उन्हें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। दरअसल उन्होंने अपनी जमानत की जो याचिका थी वो भी आगे मूव नहीं की। दरअसल और उसके बाद कोर्ट ने उन्हें
15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सर्व ब्राह्मण समाज की शिकायत पर रायपुर के डीडी नगर थाने में ये शनिवार को एफआईआर नंद कुमार बघेल के खिलाफ दर्ज हुई थी, लेकिन तब से बात ये उठ रही थी कि दरअसल बेटा उनका मुख्यमंत्री है तो शायद एफआईआर दर्ज नहीं होगी। एफआईआर दर्ज हुई तो सवाल ये उठने लगा कि अब गिरफ्तारी तो नहीं होगी, लेकिन आज गिरफ्तारी भी हुई और उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया। ऐसे में अब नंद कुमार बघेल जो है उनके खिलाफ जो धाराएं लगी हैं भारतीय दंड संहिता के तहत, वो 153A, जिसके तहत विभिन्न समुदायों के बीच यानी धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास और भाषा के आधार पर वैमनस्य पैदा करना, धारा 505(1)B के तहत मामला दर्ज किया गया है। और ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वो मुख्यमंत्री होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो पिता होने के नाते, बेटा होने के नाते एक पिता का सम्मान तो है, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने कहा कि वो कानून सबके लिए बराबर है और वो सुनिश्चित करेंगे कि समाज में वैमनस्य न पैदा हो। छत्तीसगढ़ का ये उदाहरण भूपेश बघेल की स्थिति को और मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री विवाद को लेकर हाल के दिनों में टीएस सिंहदेव के साथ जो विवाद उनका चला, उसके बाद अपने ही पिता को कानून व्यवस्था के लिए गिरफ्तार करवा देने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेश बघेल का कद अब बढ़ेगा। पार्टी में भी और विपक्ष के नेताओं को उनके खिलाफ बोलने से पहले 10 बार सोचना होगा। दरअसल इस गिरफ्तारी से भूपेश बघेल ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए शेयर।